हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं, दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशन। तो यहाँ हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को भी यहाँ इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे उनके फंक्शंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब एग्जाम में एक आधा सवाल उसका आ ही जाता है कि कौन सा मिनरल क्या करता है, किसका फंक्शन क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर देख लेना। टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो इस तरह का जिसमें कि बायोलॉजी जो है एक लेवल तक पूछी जा रही होती है, वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज़ होने वाली है। तो बने रहेगा चैनल के साथ। करते हैं वीडियो को शुरू। आ जाइए, देखिए चैप्टर है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले बात तो ये है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। A chemical substance that function as a raw material for the synthesis of structural and functional substance of living organism। यानी कोई केमिकल सब्सटेंस या फिर कोई मटेरियल जो जा करके आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर में, आपकी बॉडी के चेंज लाए या फिर आपकी बॉडी के फंक्शन करने में मदद करता है, वो आपका न्यूट्रिएंट होता है और ये घटना जो है न्यूट्रिशन कहलाती है। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिएंट, inorganic substances and obtained by the plant from soil and function as a raw material। तो inorganic nutrients जो होते हैं, inorganic substances जो होते हैं, वो आपके प्लांट जो है ज़मीन से लेता है और वो एक रॉ मटेरियल की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है टोटल आपके लगभग 105 एलिमेंट के डिस्कवर्ड की बात हो रही है, उनमें से 60 से ज़्यादा जो है वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जैसे कि एनसीईआरटी ने ये नाम आपको दिए थे, सेलेनियम, गोल्ड और स्ट्रॉन्शियम का, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि किस किस प्लांट में मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। सेलेनियम एस्ट्रोलॉगस एस्ट्रोगैलस गैलस में, गोल्ड फैसिलिया में, स्ट्रॉन्शियम बार्ले में। तो ये 3 नाम आप नोट कर लेना, इसका क्वेश्चन आपका बन जाएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17 एसेंशियल एलिमेंट। तो भाई देखो 17 के बारे में यहाँ बात हो रही है। पहले के ज़माने में 16 के बारे में बात हुआ करती थी, अब 17 के बारे में बात हो रही है। 17 एसेंशियल एलिमेंट में जो 17वें नंबर पे लास्ट में जुड़ा है वो मेरे ख्याल से निकिल जुड़ा है बाद में सबसे। तो बाकियों के बारे में 16 की पहले बात होती रही, तो अब हम 17 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे 17 एसेंशियल एलिमेंट जो ग्रेटर देन 60 प्लांट में पाए जाते हैं, उनमें से भी 17 जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्राइटेरिया है कि वो जो मिनरल है वो असेंशियल हो ही, मतलब वो प्लांट के लिए असेंशियल हो, ये वाली बात है। तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी में आपको आर्नन एंड स्टाउट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी बताया। क्राइटेरिया में लिखा है पहला पॉइंट कि एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द प्रोमोटिंग प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि वो एलिमेंट जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कराता होगा वो आपका एसेंशियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है किसी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट को कोई दूसरा पूरी ना कर सके। जैसे मान लो मैग्नीशियम की कमी है सपोज करो, तो ऐसा नहीं होगा कि मैग्नीशियम की कमी को आयरन डाल के पूरी कर दोगे। ठीक है, तो वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, तभी जा करके आपका जो एलिमेंट है वो कैसा होगा, असेंशियल होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। एलिमेंट जो है वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट हिस्सा होना चाहिए, तभी आप उसे असेंशियल एलिमेंट कह सकते हो, अदरवाइज नहीं कह सकते। दीज आर द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें आपको एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं तो वो आपके जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं नंबर 1, नंबर 2 आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, नंबर 3 आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। तो मैक्रो एलिमेंट जो होते हैं उनके जो है फंक्शन क्या होता है, तो मेनली जो मैक्रो वाले होते हैं वो सेल या प्लांट के अंदर जो है स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चर फॉर्म करते होते हैं। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी मिनरल से होती है, मोबिलिटी मोबाइल होते हैं, मतलब प्लांट में जो है जो सेनिसेंसिंग पार्ट हैं, जो मरने वाले प्लांट हैं या इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मोबाइल होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपके एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और नॉन मिनरल होते हैं, मिनरल से नहीं मिलते हैं, और नॉन मोबाइल होते हैं, ज़्यादातर प्लांट में इधर उधर ट्रैवल
नहीं कर सकते होते, जो कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट जो है वो कैटालाइज एलिमेंट्स होते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस वैलेंस बनाने में मदद करते होते हैं। ठीक है यार, दीज आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें जो है मैक्रो और माइक्रो को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो आगे हम चलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन होगा और कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, उसकी जो है डिफरेंट मतलब डिफरेंस किया गया है कि भाई मैक्रो ये हो सकते हैं और माइक्रो ये हो सकते हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, जो मैक्रो होगा और जो माइक्रो होगा। देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होंगे वो ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज़्यादा उनकी वैल्यू होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए ऑफ ड्राई मैटर। इसी तरह माइक्रो जो है वो लेसर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम होनी चाहिए, मतलब ये उससे कम होनी चाहिए। तो ये वैल्यू है, ये डाटा है, आपको ये लर्न करना है कि कितनी वैल्यू चाहिए होती है उसकी मैक्रो की और कितनी चाहिए होती है माइक्रो की। नेक्स्ट है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके टोटल 9 हैं और इस तरह माइक्रो आपके टोटल 8 है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। मैक्रो आपको लर्न करने हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये 9 है। और इस तरह से आपके जो 8 हैं वो हैं आपके माइक्रो। क्लोराइड, क्लोरीन, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और निकिल। तो निकिल इज द इट 17th माइक्रो न्यूट्रिएंट, बस 17th न्यूट्रिएंट जो ऐड हुआ था वो आपका निकिल था। निकिल जो है वो यूरिएज एंजाइम को चाहिए होता है। इसका ये भी सवाल बहुत पक्का सवाल होता है कि निकिल किसको चाहिए होता है, यूरिएज एंजाइम को चाहिए होता है। नेक्स्ट है प्लांट स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट के स्ट्रक्चर में काम आते हैं, ये नहीं आते हैं। पांचवा है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स, ये लिटिल रोल है, प्रोटोप्लाज्म बनाने में इनका कम रोल है। सेकेंडरी रोल इन एंजाइम एक्टिवेशन, इनका रोल सेकेंडरी है एंजाइम एक्टिवेशन में और इनका रोल प्राइमरी होता है। यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादातर एंजाइम एक्टिवेशन में काम आते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन रखते हैं और ये आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं कौन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जबकि आपके ये जो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है ये सेल्डम टॉक्सिसिटी नहीं करते हैं और जो माइक्रो है वो टॉक्सिसिटी होता है। मतलब टॉक्सिसिटी जो होती है वो माइक्रो की होती है, ज़्यादातर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती, पर कभी कभी तो हो जाएगी भी, ज़्यादा ही कंसंट्रेशन दे दोगे तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, मैक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी नहीं होती, ज़्यादातर माइक्रो की टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, और दोनों का ही अपना अपना काम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने काम आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट अपने काम आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट आपको पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कौन यूज आता है, तो आप बता दोगे मैक्रो आते हैं, माइक्रो नहीं आते हैं। या फिर एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एलिमेंट माइक्रो है या कौन सा ग्रुप ऑफ एलिमेंट मैक्रो है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ नोट लिखा है कि डेफिशिएंसी सिम्टम रिलेटेड टू एनपीके प्राइमरी डेफिशिएंसी सिम्टम कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपका जो मेन जो है दैट इज एनपीके, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपके एलिमेंट हैं और मेन जो है यही है। और इनकी कमी अगर है प्लांट के अंदर तो उसे आप प्राइमरी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की कैटेगरी में डालोगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है और मेन एलिमेंट एनपीके ही होते हैं, ज़्यादातर कमी भी इन्हीं की होती है। आप देखना अपने खेत में आप डालते हो, जो लोग ज़्यादातर अपने खेत में एनपीके डालते हैं। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो यार, एसेंशियल एलिमेंट के कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, आपके वो एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स हो सकते हैं, आपके कैटालाइटिक एलिमेंट हो सकते हैं, आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करने वाले एलिमेंट हो सकते हैं। तो 4 कैटेगरी में इसे बांटा है वैसे ही, तो जिसमें कि आपके स्ट्रक्चरल हो सकते हैं कुछ, तो कुछ आपके एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स हो सकते हैं, कुछ आपके कैटालाइटिक एलिमेंट हो सकते हैं और कुछ आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल बनाने में काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि स्ट्रक्चरल में जाओगे तो जो ज़्यादातर आपके बायोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को,
प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड को, इनको बनाने में काम आने के लिए आपको पता है कार्बन चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होती है, हाइड्रोजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, यही मेन है। फॉस्फोरस कहीं कहीं होता है, वो एक अलग बात है। ज़्यादातर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर लिखा है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एनर्जी ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो आपके एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का हिस्सा होता है, आपको पता है मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, सेंटर में होता है। और क्लोरोफिल का काम है वो एनर्जी को कैरी करता है, मतलब एनर्जी जो सन की लाइट है जो उसको एनर्जी को पकड़ता है, ऐसा पढ़ते हैं हम, ठीक है। और फॉस्फोरस जो है वो आपका एटीपी में मिलता होता है। नेक्स्ट है कैटालाइटिक एलिमेंट। कैटालाइटिक में जो एंजाइम एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स होते हैं दे आर कैटालाइटिक, क्योंकि आपको पता है कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कैटालिसिस होती है वो आपका एंजाइम्स के बिना तो बिल्कुल नहीं होती है। और एंजाइम्स का काम कराने के लिए आपको को एंजाइम्स वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आपको पता है मेटल आयंस की आवश्यकता होती है, कई बार कुछ एंजाइम्स को मेटल आयंस चाहिए होते हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम जो है उसको रूबिस्को को मैग्नीशियम चाहिए होता है, और रूबिस्को आपको पता है क्या करता है, रूबिस्को कार्बन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। पैपकेज आपको पता है क्या करता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये आपका क्या करता है, ये भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है मीजोफिल सेल्स में। C4 प्लांट में आपने देखा होगा कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में ये काम आता है, ऐसा हमने पढ़ा था पहले। मॉलिब्डेनम जो ये एक बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम या नाइट्रेट रिडक्टेज को भी और नाइट्रोजिनेज को भी, दोनों को चाहिए होता है। मैंने यहाँ नाइट्रेट रिडक्टेज नहीं लिखा, तो ध्यान रखना मॉलिब्डेनम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एग्ज़ाम नहीं बनते, पेपर ही नहीं छपता, ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है जिंक, और जिंक चाहिए होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को। वैसे तो मैंने आपको बताया होगा कार्बोक्सिलेज को, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को, इनको जिंक चाहिए होता है, ठीक है। कार्बोनिक एनाइड्रेज जो आरबीसी में होता है ना, उसको भी, तो इन सबको जिंक चाहिए होता है। यहाँ पर आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिंक का, कि जिंक जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के एक्टिवेटर की तरह काम करता है। चलिए आगे। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, अवेलेबिलिटी। तो भाई देखो, अब आपका क्रिटिकल एलिमेंट क्या होते हैं, ये वाले डेफिनेशन आप देखो। क्रिटिकल एलिमेंट आपके होते हैं डेफिशिएंट इन सोयल, ये ध्यान रखना, ज़्यादातर आपकी जो सोयल है वो इनकी कमी में ही जीती है। क्योंकि देखो यार, नाइट्रोजन की तो बात ऐसी है, मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन अगर मान लो ज़मीन में सॉयल में नाइट्रेट की फॉर्म में है, तो नाइट्रेट जो है वो सॉयल के साथ बाइंड ही नहीं हो पाता, सॉयल के साथ बाइंड नहीं होगा, क्योंकि सॉयल जो है वो निगेटिवली चार्ज होती है, तो वो फ्री रहता है, फॉस्फेट भी फ्री रहता है। तो मेन तो फॉस्फेट और नाइट्रोजन ही है, इनकी कमी होती है। वो आपके इधर उधर टहलते रहते हैं, ज़मीन में ट्रेंचेस में घुस जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, नाले में चले जाएंगे, नाले में से वहाँ चले जाएंगे, तालाब में चले जाएंगे, वहाँ जा करके यूट्रॉफिकेशन कर देंगे। तो ये कमी रखती है इनकी बहुत ज़्यादा। लिखा है डेफिशिएंट इन सॉयल बिकॉज दे आर लॉस्ट ड्यू टू द लीचिंग, नीचे जाना मतलब सॉल्युबल होते हैं तो पानी के साथ भाग जाते हैं जो ज़मीन है उसमें नीचे। विड्रॉल बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा विड्रॉल कर लिए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एनपीके। तो यार कभी आपको एक सवाल आए, मान लो कि भाई क्रिटिकल एलिमेंट कौन होते हैं, तब आप बता दोगे कि क्रिटिकल एलिमेंट्स जो है वो एनपीके होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेनिफिशियल फंक्शनल एलिमेंट, वो कौन है, तो 17 एलिमेंट हैं अदर देन दीज रिक्वायर्ड बाय प्लांट, जो 17 होते हैं उनके बाद अलग जो चाहिए होते हैं, 17 के बाद और भी चाहिए होते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेनिफिशियल फंक्शनल एलिमेंट। जो 17 के बाद चाहिए होते हैं उन्हें हम बेनिफिशियल फंक्शनल एलिमेंट कहते हैं। तो जैसे कि सोडियम जो है वो आपका एक्टिवेशन कराता है फॉस्फोनिल सिंथेटेज का, इनोल पायरुवेट सिंथेटेज का, तो ये बेनिफिशियल हुआ। सिलिकॉन जैसे है वो सेल वॉल की स्ट्रेंथनिंग कराता है, ये आपका बेनिफिशियल हुआ। कोबाल्ट जो है वो लैग हीमोग्लोबिन को चाहिए होता है। सिलीनियम एक्टिवेशन ऑफ कुछ एंजाइम कराता है, जैसे कि C4 प्लांट में पैप सिंथेटेज होता है, वहाँ कैम प्लांट में होता है। ग्रासिस में जो है सेल वॉल की थिकनिंग कराता है सिलिकॉन। कोबाल्ट लेग्यूम्स में होता है लैग हीमोग्लोबिन। ब्रासिका जो होता है उसमें आपका एंजाइम कुछ होते हैं।
ब्रासिका स्पीसीज जो होते हैं उनमें सेलेनियम चाहिए होता है कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये एनसीईआरटी ने जो है ऐसे खाली लिख के आपको बताया हुआ है कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम अदर देन दोज एलिमेंट्स ये भी प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक है। ये वाली बात बताई हुई है। तो ये कहाँ चाहिए होते हैं, थोड़ा सा मैंने इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करी है, तो होप सो आप इसे एक बार याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट और रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। दोनों का हम यहाँ कुछ रोल पढ़ेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट का रोल हम अलग पढ़ेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट का रोल हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है आज हम पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट का रोल पढ़ते हैं। मैक्रो में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये आते हैं, ठीक है। तो यार इसमें से हमने कुछ के कुछ काम यहाँ लिखे हैं, कुछ फंक्शन लिखे हैं, उसमें से जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ लिखा है नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादातर। वैसे कुछ जगह पर प्लांट अमोनियम आयन भी ले सकते हैं या कई जगह नाइट्राइट भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट जो है वो नाइट्रेट की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। नेक्स्ट है प्रोटीन्स में नाइट्रोजन चाहिए होता है, डीएनए में आपको पता है नाइट्रोजन बेस होते हैं। वाइटामिन्स में आप याद कर लेना, वाइटामिन्स के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है। हार्मोन में चाहिए होता है, ठीक है। हार्मोन आपको पता है मोस्टली हार्मोन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन इसमें चाहिए होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है फोस्फोरस। फोस्फोरस को प्लांट जो है HPO4 की -2 और H2PO4 की माइनस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादातर फोस्फोरस जो है आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में होता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं आपको पता होगा। न्यूक्लियोटाइड जो है वो फोस्फेट रखता है, पता होगा आपको। मेम्ब्रेन में जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो आपके फोस्फेट रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर चाहिए होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का मेन काम जो है वो सवाल जब पेपर में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद कर लेना, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग में काम आता है पोटेशियम, सॉरी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप वहाँ पढ़ोगे, आपने पढ़ा था मैंने। पोटेशियम मैलेट जा करके बनता है, पोटेशियम मैलेट जा करके ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होती है और टर्जिडिटी हो जाती है सेल की और स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कराता है, तो पोटेशियम कराता है, प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट है टर्जिडिटी ऑफ सेल, तो वो तो होगा ही, टर्जिडिटी तो बढ़ाएगा ही। और लगभग 40 विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को एक्टिवेट करने में पोटेशियम काम आता है। एनायन कैटायन बैलेंस बनवाता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो आपका, ये कैल्शियम के सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे जरूर याद कर लेना। कैल्शियम जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। और मिडल लैमेला में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, ये आपको याद रखना है। ये तो पता ही होता है बच्चों को, मिडल लैमेला जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, पर ये स्पिंडल फॉर्मेशन थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। बाकी आप एनसीईआरटी में लिखा है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में कैल्शियम काम आता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होते हैं सेल वहाँ पर काम आता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक में नई सेल वॉल बन रही होगी तो वहाँ पर काम आएगा ही। और जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वहाँ पर काम आता है। तो मेन जो बढ़िया फंक्शन है वो ये दो ही है, मैंने ये दो ही नोट किए हैं यहाँ पे, कि इस कैल्शियम जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है, कैल्शियम मिडल लैमिला बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर दो प्लांट के अंदर SO4-2 सल्फेट की फॉर्म में जो है एब्सॉर्ब होता है। सल्फर कंटेनिंग 3 एमिनो एसिड के नाम है। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं दो होते हैं, तीन नहीं, मिथियोनिन और सिस्टीन, दीज आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। और कुछ वाइटामिन हैं जो कि कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, कोएंजाइम ए, थियामीन, ठीक है, और बायोटिन, ये जो है आपके सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो यहाँ से आपको याद करना है, सिस्टीन मिथियोनिन दो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, प्लीज़ लर्न कर लेना, जरूर आएगा पेपर में। कोएंजाइम ए, विटामिन और बायोटिन और थियामिन, ये तीनों को जो है सल्फर चाहिए होता है। और पैराडॉक्सिन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, इसको भी चाहिए होता है सल्फर, इसे आयरन भी चाहिए होता है पर सल्फर भी चाहिए होता है। तो यार ये तीन सवाल मैं कह रहा हूँ, सल्फर के काम जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सल्फर के काम जरूर आएंगे, तो जरूर याद कर लेना यार ये ना तीनों के तीनों। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है भाई वो आपका, मैग्नीशियम जो है Mg+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का एंजाइम है, ठीक है, आपको पता है। रुबिस्को को पैपकेज को
इनको चाहिए होता है। डीएनए आरएनए सिंथेसिस में काम आता है। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है, प्लीज़ इसे आप ध्यान से देखना कि जो आपका डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन है वहाँ पर आपका मैग्नीशियम का रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लर्न कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल की सिंथेसिस में काम आता है, ये ध्यान रखना। क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम होता ही है, क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम मदद करता है, आयरन भी मदद करता है ऐसे सिंथेसिस में, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉइंट टू यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो भाई राइबोसोम की 2 यूनिट को जोड़े रखने के लिए 0.01001 मोलर कंसंट्रेशन चाहिए होती है मैग्नीशियम आयन की। 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन जरूरत होती है किसके लिए? राइबोसोम की दोनों यूनिट को जोड़े रखने के लिए। ठीक है, तो ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शन, और ये वीडियो यहीं तक की मैं रखने वाला हूँ क्योंकि छोटी तो भले ही हो वीडियो, 20 मिनट की है, ठीक है, लेकिन इसमें से काम ज़्यादा करना है आपको, तो आपको ये नोट भी करना होगा चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत मेहनत करके नोट्स लिखता हूँ आपके लिए, तो आप जो है ज़रूर सपोर्ट करना, शेयर करना दोस्तों को, और अपने आप को पढ़ लेना, नोट कर लेना, कॉपी बना लेना। नोट्स चाहिए होंगे तो मैं बताना, मुझे बता देना। और बाकी फिर आगे की वीडियो आपको लगातार चैनल पर मिलती रहेंगी, बने रहना मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।